बैंकिंग की परीक्षा में दो छूटा हुआ है, वो बतलाएंगे। जैसे ये आज और कल 2 दिन में ये पोर्शन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर अटक जाएगा। मान लो एक वो पढ़ा या फिर ये शुरू के बीच में अटक गया, फिर तो छुट्टी हो जाएगी, तो दिक्कत है। इसलिए जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसको कर लें। बैंकिंग की परीक्षा में डेटा सफिशिएंसी रीजनिंग में और मैथ में दोनों में नजर आता है। 5 क्वेश्चन एक साथ दिखाई देगा। अभी क्या बोले, अभी बोले कुछ हम बाद में। तो उसमें 2 फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कॉमन फॉर्मेट है। एक प्रश्न आपको दिया जाएगा और 2 इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए केवल 1 नंबर पर्याप्त है या केवल 2 नंबर पर्याप्त है, 1 और 2 दोनों मिलाकर पर्याप्त है, या दोनों में से किसी एक से होगा, या दोनों में से किसी से भी नहीं होगा, मिलाने पर भी। यह जनरल फॉर्मेट है। और एक फॉर्मेट ऐसा भी रहेगा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और नीचे आपको 2 इंफॉर्मेशन के जगह 3 या 4 इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, 3-4 इंफॉर्मेशन। और फिर आंसर जब देने की बात होगी ना, तो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। जब हम लोग आंसर देने की बात करेंगे तो देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन आपसे पूछा, हमने 3 इंफॉर्मेशन दिया और ऑप्शन इस फॉर्मेट पर कॉम्बिनेशंस 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ऐसे करके कॉम्बिनेशंस आपको मिलेगा। तो 2 फॉर्मेट में इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, 2 फॉर्मेट नजर आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन के आंसर करने में देखिए जो चैप्टर्स इसमें पूछा जाता है वो चैप्टर्स आप एक तरह से पढ़ चुके हैं सब। जैसे इसमें क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन, इसमें क्वेश्चन आपको रैंकिंग, सीक्वेंस का तीनों वैरायटी, चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, डायरेक्शन का क्वेश्चन, कोडिंग का क्वेश्चन, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस, वेन डायग्राम का क्वेश्चन। तो ये सब चैप्टर्स है जो रीजनिंग में आपको डेटा सफिशिएंसी में दिखाई देगा। वैसे मैथ्स में जब आता है ना ये, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन अलजेब्रिक इक्वेशन का मिलेगा, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का नजर आएगा, एक परसेंटेज बेस्ड जो चैप्टर्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन मिलेगा, आपका एवरेज बेस्ड जो चैप्टर्स होते हैं जनरली फादर और सन का एज वाला क्वेश्चन जो होता है वो सब नजर आएगा आपको सफिशिएंसी में इसमें। तो ये सब आपको दिखाई देता है मैथ सेक्शन में। हम लोग का जो अप्रोच है बनाने का दोनों जगह सेम रहेगा, चाहे वो रीजनिंग में हो चाहे मैथ में हो। क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा सोचने का काम उसके अनुसार, और ये ध्यान रखिएगा जितना पूछा जाएगा हम उतना ही जवाब देंगे। इस बात पर ध्यान देंगे, जितना पूछा जाएगा हम सिर्फ उतना जवाब देंगे, और उस जवाब के लिए आपके विकल्प में कौन आपका सफिशिएंट है बतलाना है, कौन पर्याप्त है बतलाओ। इसमें जो भी हम आंसर दें एकदम डेफिनेट आंसर देंगे, एकदम मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एकदम निश्चित चाहिए ये आंसर। जैसे भाई तो भाई, ये नहीं कहेंगे या तो भाई हो सकता है या बहन, वो डेफिनेट एग्जैक्ट नहीं है, एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए सफिशिएंसी के क्वेश्चंस के आंसरिंग में। तो पहला चीज ध्यान देना है क्वेश्चन क्या पूछता है उसके अनुसार, और मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। एक फॉर्मेट ऐसा, दूसरा फॉर्मेट इस तरह से चलेगा। जनरली ये सब चैप्टर्स होते हैं जो आपसे पूछा जाता है रीजनिंग में। देखिए क्वेश्चन 1 है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। बोले इस क्वेश्चन के अनुसार किसका रिलेशन पूछा गया, ए का या बी का।
ए कौन है बी का ये पूछा गया ना, ये नहीं पूछा गया बी कौन है ए का। इसलिए आपको इसमें सिर्फ ये पता करना है ए बी से कैसे संबंधित है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ये पता करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, ए तथा बी आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, इसके अनुसार ए कैसे बी से रिलेटेड है आपको यह भी पता करना है, और बी कैसे ए से रिलेटेड है यह भी पता करना है। तो यह चीज था कि थिंकिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो हम लोग ये केवल ढूंढें कि ए कौन लगता है बी का और बी कौन लगता है ए का, दोनों चीज पता करो। जबकि इस क्वेश्चन में हम सिर्फ पता करेंगे ए कौन है बी का, बी उसका कौन लगता है उससे मुझे नहीं मतलब रहेगा। ठीक है, तो ये चीज जो लिखा रहा था ना कि थिंकिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसका ये मीनिंग है। चलें सीखें। इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहता है बी ए का भाई है, बी मेल, बी ए का भाई है। बोले क्या इस इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन का आंसर हुआ? नहीं, यानी वन जो है वो सफिशिएंट नहीं ठहरा। अब वन को भूल जाना, अब दो की बात करेंगे। दो देखिए क्या बोलता है, बी है, बी की मां, यह है बी की मां फीमेल, यह है बी की मां की पुत्री, ये ए है, ये पुत्री है। ठीक है, बी की मां की पुत्री ए है। अब ये बताइए सेकंड इंफॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, कंफर्म। क्वेश्चन था ए बी से कैसे संबंधित है, तो बोले इसके अनुसार तो एकदम कंफर्म आंसर है बहन है। ये है डेफिनेट, फिर भाई बहन शब्द नहीं बोलना है। यही सब कंफ्यूजन लाएगा खास करके सफिशिएंसी में। ये बहन है कंफर्म, ए बी उसका भाई है कि बहन है कहां मालूम, उससे मतलब ही नहीं है। जैसे इस केस में बी उसका भाई है तो कहेंगे ए या तो भाई या बहन, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है। आपको एग्जैक्ट आंसर जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए, यही है डेफिनेट या एग्जैक्ट आंसर। इस केस में तो आप यह कह सकते थे ना, यह बहन भी हो सकती थी और भाई भी, ये एग्जैक्ट नहीं है। यानी जो भी आंसर चाहिए मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए ये। अब बोलिए इस केस में आंसर क्या होता, केवल दो आपका पर्याप्त है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका उत्तर होता केवल दो पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यहां जरा समझें, बी ए का भाई है। बोले फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार बी मेल है, ए का भाई है। इससे पता चल गया ये वाला चीज, बी ए का भाई है, लेकिन ए उसका भाई है कि बहन है नहीं मालूम हुआ। अब अगर सेकंड इंफॉर्मेशन यूज करेंगे तो बी की मां की पुत्री ए है। अब बोले इस इंफॉर्मेशन से क्लियर हो गया ए बहन है, तो इस इंफॉर्मेशन से क्लियर हो गया ए बहन है, और इस इंफॉर्मेशन से क्लियर हो गया बी भाई है। अब बोलिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए था, दोनों मिला करके। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मेरा जवाब है दोनों मिलाकर, जो मैंने ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था। प्रोसेस समझ में आ गया है? इसलिए एग्जैक्ट जो मैंने लिखा एग्जैक्ट आंसर चाहिए, उसका मीनिंग समझ में आया, और क्वेश्चन जितना डिमांड करेगा मुझे सिर्फ उसका उत्तर चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया है? अच्छा एक चीज बताइए आप मुझे, क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, कह दिया आपने डेफिनेट आंसर नहीं। ठीक है, क्या बन सकते हैं अभी भी? हाँ, तो अभी की बात है। क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो उसका हां में भी आंसर डेफिनेट होता है, नहीं में भी अगर हम जवाब देते हैं डेफिनेट, तो वो सफिशिएंट कहलाएगा। जैसे अभी के डेट में ये सफिशिएंट है डेटा
कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। डाटा सफिशिएंट है नेगेटिव सेंस में, लेकिन है तो सफिशिएंट। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना आंसर करने में बहुत बार नेगेटिव डेटा को हम लोग नहीं कहते हैं जो पूछा गया पॉजिटिव में होगा तभी देंगे, वो गलत है। नेगेटिव में भी अगर है वो डेटा आपको सफिशिएंट बोल रहा है तो आप उसको सफिशिएंसी में उत्तर दीजिएगा। हाँ जी, देखिए ना, क्या गुलाब का रंग लाल है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा। क्या गुलाब का रंग लाल है? पहला बोला क्या गुलाब का रंग मनुष्य के खून के रंग के समान है। बोले इसमें कंफर्म? हाँ, क्वेश्चन पूछा गुलाब का रंग लाल है, हम कहे हाँ है, वह मनुष्य के खून के रंग के समान है, तो मनुष्य के खून का रंग लाल है, हो गया। दूसरा मैंने कहा गुलाब का रंग सरसों के समान है, तो सरसों पीला, तो गुलाब का रंग पीला, तो डेफिनेट आंसर तो हो ही गया ना। मैंने पूछा क्या गुलाब लाल है, आप इस सेकंड डेटा से क्या कहिएगा? नहीं, गुलाब लाल नहीं है, तो आंसर तो मेरा हो गया। अब वो नेगेटिव सेंस में हो या पॉजिटिव सेंस में हो, आंसर मुझे डेफिनेट चाहिए। ठीक है। अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देता हूं और वो कहता हूं कि क्या गुलाब का रंग लाल है, और आपको ये लिखकर देते गुलाब का रंग आम के समान है, अब बोलिए आम के रंग के समान है, क्या ये डेटा आपका डेफिनेट है? अब आम का रंग हरा है कि पीला है, लाल भी तो आता है, लाल है, कहां क्लियर होता है? इसलिए ये डेटा सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये डेटा सफिशिएंट है। नेगेटिव सेंस में ही बोल तो रहा है नहीं है, एकदम डेफिनेट कह रहा नहीं लाल नहीं है, ये डेफिनेट कह रहा हां लाल है। तो इस केस में ये भी सफिशिएंट, ये भी सफिशिएंट, क्या दोनों मिलाकर के सफिशिएंट होगा या किसी एक से कम हो जाएगा? तो यही जवाब है, या एक या दो पर्याप्त, ये है। ये वाला डेटा रहता तो ये वाला नॉट सफिशिएंट। अभी तो आपने इससे पूछे क्या अभी के डेट में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के? नहीं, नहीं, लेकिन डेफिनेट आप बोला ना कि नहीं बनेंगे, तो बताइए क्या गुलाब का रंग लाल है? सेकंड वाला बोलता है डेफिनेटली नहीं, वो तो सरसों के रंग का है, पीला है, यानी लाल नहीं है, तो आपने डेफिनेट तो मुझे कह दिया। लेकिन हम कहते हैं आम के रंग का है, तो कहेंगे आम कैसा किस रंग का है? आम तो हरा भी होगा, पीला भी होगा, इसलिए क्या गुलाब का रंग लाल है? कहेंगे नहीं बतला सकते, हाँ में कि ना। हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या है, इसमें डेफिनेट है हां, और इसमें डेफिनेट है नहीं। ठीक है, और इस केस में नॉट डेफिनेट, पीला है कि लाल है कि हरा है नहीं मालूम। ये जो पहला फॉर्मेट है आंसर का ना, मतलब आंसर करने का, उसमें अक्सर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जब आंसर करने जाते हैं ना तो गलती कर बैठते हैं। हम लोग आंसर कहते हैं हाँ इसका ये आंसर होगा, सबसे बड़ा कौन है, सबसे लंबा कौन है, ये आदमी होगा, लेकिन जब वहां डेटा यूज करते हैं तो अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं उसमें, और बहुत बार हम लोग बोथ आंसर दे देते हैं, जबकि आंसर केवल एक से बन सकता है या आइदर और से बन सकता है। उन सब चीज से बचने के लिए कि डेटा सफिशिएंसी में हम आंसर गलत न करें, थोड़ा आंसर के तरीका पर ध्यान दीजिएगा, कैसे अप्रोच होना चाहिए। क्वेश्चन देकर के दो आपको इंफॉर्मेशन देता है और ऐसे करते हुए ऑप्शन, जनरली इसी फॉर्मेट पर ऑप्शन रहता है, केवल एक पर्याप्त, केवल दो पर्याप्त, एक और दो मिला करके पर्याप्त, या एक या दो, या ऐसे। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या चाहिए सबसे पहले वो ध्यान दीजिएगा। और कब हम लोग अक्सर ना चाहते हैं हड़बड़ में जल्दी से बन जाए सब बढ़िया, हमेशा स्टेप वाइज काम कीजिए। केवल एक नंबर इंफॉर्मेशन पढ़िए, दो को ध्यान ही मत दीजिएगा। केवल एक नंबर पढ़ेंगे तो बोले केवल एक नंबर से क्या होगा, चाहे तो आंसर होगा चाहे नहीं होगा।
चाहे तो आंसर होगा चाहे नहीं होगा, यह तो हो सकता है। केवल एक नंबर पढ़ना है अभी। अगर केवल एक नंबर से हो गया आंसर तो तुरंत आंसर हड़बड़ी भी मत कर दिए कि हाँ हो तो गया, केवल एक पर्याप्त, क्या जरूरत आगे जाने का, ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि आपको सेकंड इंफॉर्मेशन भी तो दिया हुआ है, वो भी तो देखिएगा। आप कहीं पार्टी में जाते हैं, बफे सिस्टम है, प्लेट उठाते हैं, पहला ही स्टॉल पर आपके मन लायक खाना मिल गया तो आप डाल लेते हैं प्लेट में। बोले क्या वहीं पर से खा करके वापस हो जाते हैं? आप जाते हैं, पूरा देखते हैं ना, और स्टॉल पर क्या क्या वह भी तो देखते हैं। इसलिए केवल एक से बन गया तो काम हो गया, ये गलती नहीं, आगे भी पढ़ेंगे। अब उस एक को भूल जाइएगा, अब आप सिर्फ केवल 2 पढ़िएगा, ठीक है। केवल 2 से आंसर होगा या नहीं होगा, यही हो सकता है। अगर केवल 2 से आंसर नहीं हुआ इसका मतलब केवल एक पर्याप्त था, और अगर केवल 2 से भी आंसर हो गया तो इसका मतलब या तो 1 से भी हो सकता है या 2 से, ऑप्शन नंबर डी, या 1 या 2 पर्याप्त। तो जैसे ही फर्स्ट वाले इंफॉर्मेशन से मेरा आंसर डेफिनेट हुआ, उसी समय ध्यान जाता है कि अब इस क्वेश्चन का आंसर या तो ओनली 1 सफिशिएंट होगा या आइदर 1 और 2 सफिशिएंट होगा, बाकी तीनों नहीं हो सकता। अब आंसर ये स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले से आंसर नहीं हो पाया, केवल 2 नंबर पढ़िएगा, केवल 2, फर्स्ट को भूल जाइएगा, केवल 2 पढ़ेंगे। केवल 2 से आंसर होगा या नहीं होगा, यही चीज होगा। केवल 2 से आंसर हो गया तो आंसर हो गया केवल 2 पर्याप्त, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए हम जब इस क्वेश्चन को देखें तो पहले मैंने कहा क्वेश्चन में क्या जरूरत है, क्या आवश्यक है, तो ए कौन है बी का। हम सिर्फ 1 नंबर पढ़े, बोले 1 नंबर से मेरा आंसर नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो हम लोग तुरंत चले गए 2 नंबर पर। 2 नंबर पढ़े तो 2 नंबर से देखे मेरा आंसर हो गया, तो 2 नंबर से जब मेरा आंसर हो गया तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, केवल 2 पर्याप्त। हम 1 नंबर पढ़े, 1 नंबर से मेरा आंसर नहीं हुआ, उसी समय लग गया जब 1 से नहीं हुआ ना तो आंसर ए और डी अब नहीं हो सकता है, ओनली 1 और आइदर 1 और 2 नहीं हो सकता है। अब हम केवल 2 पढ़े तो केवल 2 से भी मेरा आंसर नहीं हुआ, आंसर अब बी भी नहीं हो सकता है। ए डी बी मना हो गया, अब सी और ई बचा हुआ है। अब क्या करना चाहिए, जब दोनों अलग अलग पढ़ने पर भी आपसे नहीं हो तो क्या कीजिएगा, दोनों मिला दीजिए, दोनों मिला दीजिए। दोनों मिला करके अगर आंसर हो गया तो आंसर जाएगा 1 तथा 2 दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन सी। और दोनों मिला करके भी नहीं हो पाएगा तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोसेस से सफिशिएंसी का आंसरिंग करते हैं तो आंसर गलत नहीं हो पाता है। आगे देखिएगा, बहुत एग्जांपल, सिंपल सिंपल लगेगा, नहीं ध्यान देंगे प्रोसेस पर तो हम लोग कुछ और आंसर, आप आंसर सही बोलिएगा कि हाँ बी सबसे लंबा आदमी है, लेकिन आंसर जब करेंगे तो वहां पर होना चाहिए था इधर, और आप बोथ आंसर दे देते हैं। तो वो सब चीज एग्जाम में नहीं होना चाहिए, उस चीज से बचने के लिए इस पर ध्यान रखिएगा। लिख सकते हैं अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे देखना चाहिए आंसर में, ये रहेगा आपका। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या चाहिए आपको, सबसे पहले वो ध्यान दीजिए, और स्टेप वाइज केवल 1 पढ़ेंगे, उससे क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे, फिर केवल 2 पढ़ेंगे। उधर का जो लिखा है केवल 1 तो ए बी वो जरूरत नहीं है, वो मैंने यहाँ ABCD लिखा उसको बतलाने के लिए वहां पर लिख दिया है फिर से, तो आपके पास लिखा हुआ पहले से ही। हो गया सबका, चलिए सीखें सेम प्रोसेस से। ABCD तथा F पंक्ति में बैठे हैं, बोले 1 2 3 4 5, 5 आदमी है, ठीक मध्य में कौन है, ये है। तो ये चीज जो मैंने लिखा ना, क्या चाहिए, पहला काम हो गया, क्या चाहिए मुझे। इस सीट पर कौन बैठेगा मुझे कोई मतलब नहीं है, इस सीट पर कौन बैठेगा नहीं, बीच में कौन बैठेगा मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब है। इसलिए क्या चाहिए तो पता चल गया क्वेश्चन में, ठीक है।
अब देखिए, बी तथा सी के बीच दो व्यक्ति हैं, ऐसे भी तो हो सकता है। बी और सी के बीच दो आदमी हैं, ए और ई के बीच भी दो आदमी हैं, बोलिए ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये बतलाइए, बीच के सीट पर बी और सी को बैठा पाइएगा आप? नहीं, है ना? तो बीच के सीट पर न बी बैठेगा न सी बैठेगा। कारण है कि जब भी रहेगा दो सीट के बाद दूसरा आदमी बैठना चाहिए, तो इधर भी दो के बाद जगह नहीं है, उधर भी दो के बाद जगह नहीं है। बोले क्या उसमें ए और ई को भी बैठा सकते हैं हम? वहां ए और ई को भी हम नहीं बैठा सकते हैं। तो बोलिए कौन बैठेगा? कंफर्म डी। और कोई आदमी एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया, डेफिनेट आ गया, तो बताइए एक नंबर से मेरा आंसर डेफिनेट हो गया। ठीक है, डेफिनेट हो गया। जब एक नंबर से मेरा आंसर डेफिनेट हो चुका है, तो इसका मतलब अब आंसर या तो ए होगा या डी होगा, यानी केवल एक होगा या आइदर और होगा, या तो तुमसे या तुमसे आंसर आ जाए। उसी समय इतना कंफर्म हो गया कि अब मेरा आंसर बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, ई नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी स्टेज पर ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको भूल जाएंगे, अब हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे। डी के बाएं पहला, दूसरा, डी के बाएं दूसरे स्थान पर ए है। जो, यहां जो शब्द किसके लिए है? ये सीख चुके हैं आप, ए के लिए, नजदीक वाले आदमी के लिए। जो छोर पर है, छोर पर है का मतलब इधर अब कोई नहीं बैठेगा, इधर अब कोई नहीं बैठेगा, बाकी सब लोग इधर बैठेंगे। अब हो गया। अब बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? आइदर 1 और 2 सफिशिएंट। समझ में आ गया? या 1 या 2 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस? अब इसमें ध्यान है तो अच्छा, तुरंत हम लोग ना जब देखते हैं तो दोनों ही मिलाना शुरू कर देते हैं, और वहीं पर बोथ आंसर चला जाएगा इसमें। ठीक है, अब आप लोग जैसे बनाते ना, इसमें क्या करते, दोनों मिलाकर सोचते अच्छा डी यहां, ए यहां, तो ई यहां जाएगा, और बी और सी में से कोई आएगा ऐसे। हाँ, बन गया दोनों, देखिए ठीक बीच में डी आया, वो निकाल लिया आपने, ठीक बीच में डी आया, लेकिन कहेगा आंसर देने समय ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 सफिशिएंट, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर था इधर 1 और 2 सफिशिएंट। इसलिए पूरा बनाने का नहीं जरूरत है, जो पूछा जाए उसका आंसर देना है मुझे बस। जैसे इस इंफॉर्मेशन को मैंने लिखा, उस इंफॉर्मेशन को मैंने भी लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये नहीं पूछते कि ठीक मध्य में कौन है, अगर हम आपसे पूछे होते बाएं छोर पर कौन है, तो बताइए इसके लिए कौन सा इंफॉर्मेशन, कैसे आप क्या जवाब देते? अगर आपसे पूछे होते बाएं छोर पर कौन है बतलाओ, तो उस केस में केवल 2 नंबर से आंसर होता, तो ऐसे केस में आंसर होता केवल 2 सफिशिएंट। ठीक है, इससे पता चल जाता है बाएं छोर पर कौन है। अगर प्रश्न होता दाहिने छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, नाम से नहीं मुझे मतलब है, आंसर क्या देते आप? दाहिने छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो बोले फर्स्ट वाले से तो नहीं मिल पाता, हाँ सेकंड वाले से ये कंफर्म होता, तो यहां तो अभी भी नहीं पता है, लेकिन फर्स्ट वाले से अगर ये यूज करें कि ए और ई के बीच 2 आदमी है, तब तो ई यहां चला आता, तो दोनों अगर मिला देंगे तो सेकंड प्लेस पर दाहिने छोर से कौन आएगा, ये एग्जैक्ट निकल जाएगा। तब उस केस में आंसर होगा बोथ 1 and 2 सफिशिएंट।
दोनों मिलाकर, ठीक है, तब होता है दोनों मिलाकर। कैसे हो जाएगा बतलाओ? यहां पर ए, यहां कौन? तो एग्जैक्ट क्या पूछे हम? दाहिने छोर से दूसरे नंबर पर कौन है? पहले पर भी कौन है तो कहां पता चलेगा? बायां पर पहला ए है वो पता चल जाएगा केवल इससे, लेकिन दाहिने छोर से दूसरे स्थान पर कौन है तो कहेंगे इसको अगर मिला दोगे ना तो ए और ई के बीच दो आदमी है तब मिल जाएगा, दोनों मिलाकर। अच्छा एक चीज बतलाइए, दाहिने छोर पर कौन है ये अगर प्रश्न होता, दाहिने छोर पर कौन है बतलाओ, तो दाहिने छोर पर कौन है हम नहीं बतला सकते, या तो सी होगा या बी होगा। दोनों मिलाने पर भी तो आंसर नहीं आ पाएगा। तो आंसर हो गया न एक न दो पर्याप्त। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या पूछा हमने? 3 अलग अलग क्वेश्चन डाल दिया, देखिए आंसर बदल रहा है। जोड़ लीजिए, ये सब थोड़ी लिखा होगा, ये नहीं लिखा हुआ है इसका। फिर अगले बैच में तो एग्जाम्पल ही बदल जाएगा। 2 बैच तक कैरी होता है, 2 या 3 बैच तक, फिर एग्जाम्पल चेंज हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहेगा, इसी से मिलता जुलता, लेकिन एग्जाम्पल बदल जाता है। हो गया? आ गया, सी आ गया। कहा गया 7 विद्यार्थी ABCD EFG एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और कोई भी 2 विद्यार्थी समान अंक प्राप्त नहीं करता है। 1 2 3 4 5 6 7, एकदम 7 अलग अलग रहेगा। कारण है कोई भी 2 आदमी समान अंक नहीं लेगा। किस विद्यार्थी को सर्वाधिक अंक प्राप्त है बतलाओ। यानी यहां पर क्वेश्चन मार्क आया, तो क्या चाहिए वो तो हम देख लिए, पढ़ लिए, ठीक है। अब हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन सिर्फ फर्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड को ध्यान ही नहीं देंगे। अभी हम केवल एक विद्यार्थी को ए से ज्यादा मिला, केवल एक आदमी को ए से ज्यादा मिलेगा, यह कह रहा है, और वह बी या जी नहीं है। इस स्थान पर बी और जी नहीं जाएगा। तो बोले ए नंबर से तो मेरा आंसर नहीं हो पाया, 1 नंबर से। 1 नंबर से जब मेरा आंसर नहीं आया तो अब हम कभी भी ये दोनों आंसर नहीं दे पाएंगे। अब ओनली 1 भी नहीं दे पाएंगे और आइदर 1 और 2 भी नहीं दे पाएंगे। ये कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक में? अब इसको भूल जाइए, एकदम भूल जाइए इसको, अब सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। केवल 2 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6 7, केवल 2 विद्यार्थी डी से कम अंक प्राप्त करता है। डी यहां लिखे, केवल 2 आदमी को डी से कम मिलता है और वे बी तथा एफ हैं। यानी ये दोनों नाम में एक नाम बी है और एक नाम एफ है। ई को जी से कम अंक मिला, ई ने कहा मुझे भी जी से कम मिलेगा। अब बतलाइए, क्या केवल 2 नंबर से भी आप बतला पाएंगे टॉप कौन करेगा? नहीं। तो 2 नंबर से भी नहीं कह पाएंगे तो ये भी गया। अब आपका काम है दोनों को मिला दो। चलिए अब मिला रहे हैं हम दोनों को, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम मिला के चलेंगे। यहां इसके अनुसार ए यहां जाएगा, बी और जी मना, और डी यहां रहेगा। तो बोलिए बी और एफ में से कोई यहां, ये रहा, और जी से नीचे ई रहेगा। तो बताइए जी तो यहां नहीं जा पाएगा, तो इस जगह पर जी रखेंगे, उससे नीचे ई रखेंगे।
हो गया। अब बतलाइए टॉप कौन करेगा? एक मिनट हम गलती से लिख दिए हैं। बोले टॉप कौन करेगा, तो सी बच गया। हो गया। तो इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आपको क्या क्या यूज करना पड़ा? दोनों मिलाकर। तो दोनों मिलाकर के वो ऑप्शन नंबर सी है। दोनों मिलाकर के मेरा काम हुआ। अच्छा, एक चीज अगर मैं आपसे इसमें पूछता कि किस विद्यार्थी को न्यूनतम अंक प्राप्त है, तो बोले दोनों मिलाकर के भी हम नहीं बतला सकते थे, इधर और रह जाता। तब उस केस में ये वाला आंसर होता। ये समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोसेस से वैसे चलते रहते हैं ना, तो उसमें बोथ होगा तो बोथ मिल जाएगा, आइदर होगा तो आइदर मिल जाएगा, नाइदर होगा तो सब मिल जाएगा। जो पूछा जाए आप आंसर दे सकते हैं। अगर हम इसी जगह पर पूछते कि किस विद्यार्थी को न्यूनतम अंक प्राप्त है, अगर ये पूछे होते तो इस केस में आपका आंसर होता ऑप्शन नंबर ई। हम नहीं बतला सकते थे। हमने आपसे सर्वाधिक पूछा था, तो इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आंसर दोनों मिलाकर, मिलाने पर भी नहीं आएगा। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि हाँ ई रहेगा आंसर। एकदम कॉन्फिडेंस कि हाँ रहेगा। एग्जाम में कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं तो अपने में रहेगा संकोच, क्या करें क्या करें। तब तक आंसर भले कीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस के साथ अगला क्वेश्चन पर नहीं जा पाइएगा। से प्रोसेस वैसे ही सीखे, हाँ ठीक है, नहीं निकलेगा आंसर एकदम। आइए, Z के 3 संतान है PQR, इनमें कोई भी जुड़वा नहीं है, का मतलब है अलग अलग रहेगा तीनों। तो मैंने आपसे पूछा है R का जन्म वर्ष बतलाओ, किस साल जन्म हुआ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहता है प्रत्येक संतान के बीच 2 वर्ष का अंतर है। यह बतला रहा है यह डिफरेंस 2 साल का होगा। R से P बड़ा है, R से P बड़ा है। अब बताइए क्या फर्स्ट इंफॉर्मेशन से पता चलेगा R का जन्म किस वर्ष है? नहीं पता चलेगा। तो A और D आंसर गया, अब नहीं कर सकते हम लोग। सेकंड, अब फर्स्ट भूल जाए, अब सिर्फ सेकंड की बात करेंगे। अब आप R की बड़ी बहन Q है, बोले R की बड़ी बहन Q है और Q का जन्म वर्ष दिया है 2005, R का 2007। 2 नंबर से तो बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि R की बड़ी बहन Q R से जस्ट बड़ी है या उससे भी कोई और बड़ा है। ये कहां दिया हुआ है? ये तो नहीं दिया हुआ है। दोनों अगर मैं मिला भी देता हूं देखिए, दोनों अगर मिला भी देंगे ना, R सबसे छोटा है ये पता चलेगा। R से Q भी बड़ी है, R से P भी दोनों बड़ा है, तो R सबसे छोटा है ये मालूम है। R से बड़ा Q, Q से बड़ा P। ऐसे भी तो हो सकता है R से बड़ा P और P से बड़ा Q। R से तो दोनों केस में Q बड़ी है। अब बताइए क्या आपका आंसर डेफिनेट हो पाएगा? Q का जन्म अगर 2005 है, R 2007, छोटा ना 2 साल। और अगर ये 2005 है तो ये 2007 होगा, ये 2009। तो बोले R का जन्म वर्ष या तो 2007 या 2009। एग्जैक्ट तो नहीं आ पाया, तो दोनों मिला करके भी मेरा आंसर नहीं हो पाया। न 1 न 2 पर्याप्त, ऑप्शन ई। अभी लिखा नहीं थी, इधर उधर कहां देख रहा था।
लिखा ही नहीं, इधर उधर घूम के नजर दौड़ा रहा था। ये तो पूछे उसे क्या लिखा, तो लिख लिया। अरे बड़ा सवेरे आज हो गया, खींच लिया लगता है। नहीं, अच्छा अच्छा, लिख लिया है? बोलिए। पहला बेंच का तीनों मित्र बोला दोनों मिलाकर, आप भी दोनों मिलाकर, आप भी दोनों मिलाकर, आपसे नहीं पूछेंगे। बोलिए ट्विंकल, क्या करेंगे आंसर? दोनों मिलाकर। वर्मा जी बोलिए, आप क्या बोलेंगे? दोनों मिलाकर हैं? अच्छा, पीयूष क्या बोलना है आपको? नहीं होगा, मिलाने पर भी नहीं होगा। साहित्य क्या बोलना है, बोलिए। हाँ, ये तो एक रीडिंग में काम होगा, जब नोट कर रहे हैं तो नोट करने में तो आंसर हो जाना चाहिए। नहीं होगा, बोल दिया क्या बगल में? ठीक है, आप मान लीजिए, लेकिन रीजन नहीं बतला पा रहे हैं सही। रीजन क्या है, क्यों नहीं हो पाएगा? लंच का ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है। कार्यालय सुबह कितने बजे खुलता है, ये मैंने प्रश्न पूछा। कार्यालय शाम 5 बजे बंद होता है। देखिए, ये 5 PM। दोपहर ठीक 1 बजे लंच होता है। 1 बजे लंच हो गया, ये 5 बजे क्लोज्ड। लंच के पहले और लंच के बाद, मान लो यहां पर x आवर्स, तो ये भी x आवर्स। लंच के पहले एवं लंच के बाद बराबर अवधि में काम हुआ, दोनों x आवर x आवर। तो कितने बजे खुला था ये मैंने पूछा, तो बोले इससे तो निकलेगा नहीं। अगर हम इनको बुला देंगे भी 5 बजे, तो आप लोग क्या किए, 5 से 1 4 घंटा, तो 4 घंटा उधर वापस चले जाओ, 9 बजे खुल गया कार्यालय। गलत हो गया। देखिए, ये ऑफिस खुलता है, ये लंच होता है, ये लंच के बाद काम होता है। यहां मैंने आपको दे दिया 5 PM, यहां मैंने आपको दे दिया 1 PM, यहां मैंने दे दिया x आवर और यहां दे दिया x आवर। लेकिन ये टाइमिंग रहेगा तब ना पता चलेगा इतना से इतना x आवर होता है। तो ये तो मैंने आपसे को दिया ही नहीं कि लंच समाप्त कितने बजे होगा। 15 मिनट का लंच है कि 10 मिनट का लंच है कि 1.5 घंटे का लंच है, कहां दिया हुआ है? ठीक है, बोले दोनों मिलाने पर भी आंसर नहीं हो पाएगा, दोनों मिलाने पर भी आंसर नहीं हो पाएगा।